हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने टेट सीटेट के इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुआ हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आगामी एग्जाम में आप लोगों को मदद मिल सके। दोस्तों, इसके अलावा मैं इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ जीएस के और भी जो दूसरे पार्ट्स हैं उनको भी कवर किया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर मैं इस चैनल पे अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें आपको सफलता मिल सके। तो चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास की प्रक्रिया शुरू होती है किस प्रकार। तो ये प्रसव पूर्व अवस्था से, अर्थात कि जब गर्भावस्था होती है उसी समय ही जो बालक का होता है विकास, वो स्टार्ट हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई छात्र यह कहता है कि आई सिंग्ड अ सॉन्ग लास्ट नाइट, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। दोस्तों, अध्यापक उस छात्र से यह कहेगा कि प्रिय छात्र, तुमने क्रिया का प्रयोग सही नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों आई सिंग्ड अ सॉन्ग नहीं होता, यहाँ पर आई सैंग अ सॉन्ग लास्ट नाइट होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, वंशानुक्रम और वातावरण के सापेक्ष प्रभाव विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। आप इससे समझिए कि कोई बालक है, उसको मान लीजिए दो बालक हैं, दोनों को अलग अलग समाज मिला, अलग अलग वातावरण मिला। तो दोस्तों, चाहे वो एक ही वंशानुक्रम के क्यों ना हो, अगर उन्हें अलग अलग वातावरण मिलता है तो दोस्तों उनका विकास भी अलग अलग तरीके से होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैविक निधि की बजाय सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित विशेषताओं को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जेंडर भूमिकाबद्धता कहा जाता है। एक बार फिर से बता दूं, जैविक निधि विधि की बजाय सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित विशेषताओं को जेंडर भूमिकाबद्धता कहा जाता है। यहां पर यह विधि है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, आप लोगों में से ज्यादातर लोग समझते होंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि समाज में समायोजन करना। आप किसी जगह पे रह रहे हो तो आप उस समाज के साथ किस प्रकार से सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ रहे हो, इसे ही हम सामाजिकरण कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक बालक के पास शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, यह किस प्रकार की विशेषता दर्शाता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था शिक्षा के अधिकार के बारे में, 2009 में आया था आरटीई। तो ये जो है बाल केंद्रित उपागम की विशेषता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक का स्वास्थ्य शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन सत्य है या असत्य। दोस्तों, ये कथन सत्य है, क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकासों से संबंध रखता है। दोस्तों, जो शारीरिक विकास है वो विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, क्योंकि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो अगर आपका मस्तिष्क स्वस्थ है तो आप पूर्ण रूपेण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हो, आप पढ़ाई में आगे जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, एक स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बालक का बौद्धिक विकास किससे संबंधित होता है। तो दोस्तों, एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और समझौते से संबंधित होता है। अब ये किस प्रकार संबंधित होता है, इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि आप जिस वातावरण में रह रहे हो वो वातावरण आपके लिए अनुकूल है तो आप वहाँ पे आसानी से एडजस्ट कर जाएंगे।
लेकिन अगर वो आपके प्रतिकूल है तो आपको उस वातावरण के साथ समझौता करके, यानी उसी के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। तो ये हुआ समझौता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास किसका एक भाग है? तो दोस्तों, अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का एक भाग है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिखर हर अध्याय को बहुत जल्दी सीख लेता है, जबकि उसका दोस्त सीखने में काफी ज्यादा समय लगाता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? दोस्तों, यह व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। यह किसका दिमाग कितना तीव्र है, कोई किसी चीज को कितना तेज पकड़ता है। जैसे होते हैं दो बच्चे, एक बहुत ज्यादा पढ़ता है, एक होता है कम पढ़ता है लेकिन उसकी पकड़ बहुत सही है, वो चीज़ों को कैच करता है। दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पे है कि कोई भी चीज़ शिखर पढ़ता है तो वो हर चीज़ को आसानी से सीख लेता है, जबकि उसका दोस्त है वो ज़्यादा पढ़ता होगा लेकिन उसे सीखने में क्या लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है? दोस्तों, इसका आंसर है व्यक्तिगत रूप से पढ़ाना अर्थात ट्यूटरिंग। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालक जीववाद अर्थात एनिमिज्म को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक हो वो जीववाद अर्थात एनिमिज्म को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो दोस्तों, पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कारक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? ये ध्यान समझिएगा, वातावरणीय कारक की बात किया है। तो दोस्तों, शारीरिक गठन, ये वातावरणीय नहीं है, ये वंशानुक्रम है। तो ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि डिफ्लेक्सिया का संबंध किससे है? तो दोस्तों, पढ़ने की अक्षमता से। डिफ्लेक्सिया एक बीमारी है, तो पढ़ने की अक्षमता से है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई ब्रेल द्वारा बनाई गई ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? दोस्तों, जो ब्रेल लिपि होती है वो अंधे लोगों के लिए होती है कि जो उस पर अपने हाथ को रख करके जो वाक्य, जो शब्द उस पर लिखा होता है उसको पहचानते हैं। तो ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो दोस्तों, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के अनुसार सर्वाहारी जीव कौन है? तो दोस्तों, सबको पता है कि जो मनुष्य है वो सर्वाहारी जीव है। खाद्य श्रृंखला के बारे में आप लोगों ने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर इसे शॉर्ट में बताऊं तो जैसे कोई टिड्डी है, वो क्या खाता है? घास खाता है, ठीक है। अब उसे मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है, सांप को चील खा जाता है। इस तरह से जो चील या कोई ऐसी चीज़ उसको क्या करता है? मनुष्य खा जाता है। तो ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो इसका आंसर है आगमन विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान, दोस्तों ये अस्थाई लिखा हुआ है कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अस्थाई होता है? तो दोस्तों, विश्लेषण विधि द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो अस्थाई होता है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से विकर्षण को अस्थाई एवं रोचक बना देता है। यह किसका कथन है? यह मेकन एवं राइबस का कथन। तो विकर्षण का मतलब है दोस्तों कि जैसे अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या फिर जैसे कोई चीज़ें समझाई जा रही हैं आपको समझ नहीं आ रही है, तो जो शिक्षण उपकरणों का आप लोग भी जब टीचिंग करेंगे तो उसमें जो उपकरण होते हैं शिक्षण उपकरण, उनका उपयोग करने के लिए आपको जोर दिया जाता है। तो ये किसने कहा है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षण को रोचक और अस्थायी बना देता है? तो ये कथन है मेकन एवं राइबस का।
तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। धन्यवाद।